नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेपर, फोर्जिंग और लिफ्टिंग एप्लीकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेपर में निम्न में से बुल गियर की सहायता से क्या चलाई जाती है? ऑप्शन है स्लाइडिंग ब्लॉक, एक पिनियन, एक शाफ्ट, एक पुली। तो सेपर में बुल गियर की सहायता से एक पिनियन चलाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा एक पिनियन। बुल गियर की सहायता से सेपर मशीन में एक पिनियन चलाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके सेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है? आपको बताना है कि सेपर में जो रोटरी मोशन होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन बदलता है। ऑप्शन है वर्म और वर्म हील, रैक और पिनियन, रॉक आर्म और बुल गियर, डी है शाफ्ट और पुल्ली। तो सेपर में जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है वो रहता है रैक और पिनियन, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रैक और पिनियन की सहायता से सेपर मशीन के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सेपर में बुल गियर का एक संपूर्ण चक्कर रैम को कितना स्ट्रोक देता है? ऑप्शन है एक फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक रिटर्न स्ट्रोक, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक, कोई मूवमेंट नहीं। तो सेपर में बुल गियर का एक संपूर्ण चक्कर रैम को एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सेपर में जो बुल गियर होता है उसकी एक संपूर्ण चक्कर रैम को एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक देता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रैचेट और पाल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक स्लाइड की रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदलता है? ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड, रैक और पिनियन, वर्म और वर्म व्हील, शाफ्ट और पुल्ली। तो रैचेट और पाल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक स्लाइड की रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदलता है रैक और पिनियन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रैक और पिनियन के द्वारा रैचेट और बॉल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक स्लाइड को भी रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदला जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके समय को कम करने के लिए सेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है? ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, रिटर्न स्ट्रोक, फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है वो लगाया जाता है रिटर्न स्ट्रोक में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रिटर्न स्ट्रोक के समय को कम करने के लिए सेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यही बहुत गलत काम करते हैं आप लोग। वीडियो को शेयर करिए। आपके लिए हम इतना टाइम निकाल रहे हैं तो आप हमारे लिए भी 2-4 सेकंड का समय निकालिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। छठा छठा क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की सिणासी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है भट्ठी में गर्म किए गए पार्ट्स को पकड़ने के लिए, एनविल को पकड़ने के लिए, स्वेज ब्लॉक को सहारा देने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। माइल्ड स्टील में सणसी का प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील की सणासी का प्रयोग किया जाता है भट्ठी में गर्म किए गए पार्ट्स को पकड़ने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। माइल्ड स्टील की सणसी का प्रयोग मिट्टी भट्टी में गर्म किए गए पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, धातु को रिटर्न स्ट्रोक में कौन सा सेपर काटता है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड सेपर, यूनिवर्सल सेपर, पुश टाइप सेपर, ड्रा टाइप सेपर। तो धातु को रिटर्न स्ट्रोक में ड्रा टाइप सेपर काटता है। इसका डी ऑप्शन सी को ड्रा टाइप सेपर। आठवां क्वेश्चन है,
हाई स्पीड स्टील से बना सेपर टूल निम्न में से कितना तापमान सहन कर सकता है? ऑप्शन है 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो हाई स्पीड स्टील से बना सेपर टूल 600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस। हाई स्पीड स्टील से बना सेपर टूल 600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से सेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात क्या है? तो ये रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात होता है 3:2। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 3:2 का अनुपात होता है रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात कटिंग का। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समय पर सेपर में फीड दी जाती है? निम्न में से किस जगह पर सेपर में फीड दी जाती है? ऑप्शन है रिटर्न स्ट्रोक के अंत पर, रिटर्न स्ट्रोक के बीच में, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में, कटिंग स्ट्रोक के बीच में। तो सेपर में जो फीड दी जाती है वो कटिंग स्ट्रोक के शुरू में दी जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में सेपर में फीड दी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक हाइड्रोलिक सेपर को चलाया जाता है? ऑप्शन है एयर प्रेशर द्वारा, स्टीम प्रेशर द्वारा, लिक्विड प्रेशर द्वारा, हैंड प्रेशर द्वारा। तो हाइड्रोलिक सेपर जो चलाया जाता है वो लिक्विड द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा लिक्विड प्रेशर द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा लिक्विड प्रेशर द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई निम्न में से कितना होना चाहिए? ऑप्शन है लिए जाने वाले कट की लंबाई के समान, लिए जाने वाले कट की लंबाई से कम, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक होना चाहिए। इसका का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टूल अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन है यह अधिक गर्मी को सहन कर सकता है, कटिंग एज शार्प बना रहता है, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, डी है उपरोक्त सभी। तो हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टूल अधिक उपयोगी होता है क्योंकि यह अधिक गर्मी को भी सहन कर सकता है, कटिंग एज शार्प बना रहता है, ये भी सही है, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिशा में एक राइट हैंड सेपर टूल धातु को काटता है? ऑप्शन है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सी है ए और बी दोनों, डी है ना तो ए ना तो बी। तो एक राइट हैंड सेपर टूल धातु को दाएं से बाएं काटता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं से बाएं की दिशा में एक राइट हैंड सेपर टूल धातु को काटता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेपर पर नहीं किया जा सकने वाला ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल सरफेसों की मशीनिंग, वर्टिकल सरफेसों की मशीनिंग, ग्रूव और कीवेज की कटिंग, वी थ्रेड की कटिंग। तो सेपर पर नहीं किया जा सकने वाला इसमें से ऑपरेशन है वी थ्रेड की कटिंग। वी थ्रेड की अगर आपको कटिंग करना है तो सेपर पर नहीं कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? ऑप्शन है टेंसाइल, कंप्रेसिव, सीयर और डी है ये सभी। तो फोर्जिंग करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल रहता है कंप्रेसिव, यानी कि दबाव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेपर का पार्ट निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है बुल गियर, रैम, टेल स्टॉक, क्लेपर बॉक्स। तो सेपर का जो पार्ट नहीं है वो है टेल स्टॉक।
टेल स्टॉक जो रहता है वो रहता है लेथ का पार्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेपर का जो पार्ट नहीं है वो है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक है पार्ट किसका, लेथ मशीन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके सेपर वाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जाता है। ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्ट्रेट एज, वर्नियर कैलिपर। तो हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करके सेपर वाइस के पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डायल टेस्ट इंडिकेटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सेपर का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रोक की न्यूनतम लंबाई द्वारा, स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई द्वारा, प्रयोग किए जाने वाले टूल के अधिकतम साइज द्वारा, डी है टेबल के साइज द्वारा। तो सेपर का जो साइज निर्दिष्ट किया जाता है वो स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई के द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई द्वारा। सेपर को जो साइज निर्दिष्ट किया जाता है वो स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। एक तरफ है सिणासी का नाम, दूसरी तरफ है सिणासी का अनुप्रयोग। एक तरफ है राउंड हालो सिणासी, फ्लैट सिणासी, स्क्वायर हालो सिणासी, हैमर सिडासी। और सूची सेकंड में है हैमर की फोर्जिंग के लिए पकड़ने के लिए सिडासी, फ्लैट सतहों वाली धातु को पकड़ने के लिए, स्क्वायर या राउंड बार को पकड़ने के लिए, राउंड बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए। तो ये जो राउंड हालो सिलासी होता है ये राउंड बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए किया जाता है। किसका, पहला वाला चौथे से चला जाएगा। और फ्लैट जो सिलासी होता है ये हो जाएगा फ्लैट सतहों वाली धातुओं को पकड़ने के लिए, तो इसका दूसरे से चला जाएगा। स्क्वायर हालो सिलासी जो है ये स्क्वायर या राउंड बार को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका तीसरे से चला जाएगा। और हैमर सिडासी है जो वो हैमर की फोर्जिंग के लिए पकड़ने की सिडासी है, तो इसका चला जाएगा डी वाला पहले से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4231। 4231 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेपर में प्रयुक्त कौन सा मैकेनिज्म कम आवाज करता है। ऑप्शन है रैक और पिनियन मैकेनिज्म, क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, केम मैकेनिज्म। तो सेपर में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म में जो रहता है उसी के कारण कम आवाज आता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा तब कि सेपर में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म कम आवाज करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, उच्च कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए कौन से रंग तक गर्म किए जाते हैं। तो उच्च कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए हल्का पीला रंग तक गर्म किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए हल्का पीला रंग तक गर्म किए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है काटे जाने वाले मटेरियल के प्रकार के अनुसार, कटिंग टूल के मटेरियल के अनुसार, ए और बी दोनों, डी है ना तो ई ना तो बी। तो सेपर में कटिंग स्पीड जो निर्भर करता है वो काटे जाने वाले मटेरियल के प्रकार के अनुसार भी निर्भर करता है और कटिंग टूल के मटेरियल के अनुसार भी निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर मैकेनिकल सेपर में टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है। ऑप्शन है कटिंग स्ट्रोक के अंत पर, कटिंग स्ट्रोक के बीच में, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैकेनिज्म सेपर में टूल की कटिंग स्पीड जब अधिकतम होती है
वो स्थिति रहती है जब कटिंग स्ट्रोक के बीच में रहता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है, एनविल कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक की बनाई जाती है जिससे वह, ऑप्शन है हैमर की चोट सहन कर सके, वर्कपीस को अच्छा से पकड़ सके, देखने में सुंदर लगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनविल कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक की बनाई जाती है ताकि हैमर की चोट सहन कर सके। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हैमर की चोट सहन कर सके। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर के क्लेपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कटिंग स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए, स्ट्रोक के बीच में टूल को उठाने के लिए, और डी ऑप्शन है टूल की ओवर हैंगिंग दूर करने के लिए। तो शेपर के क्लेपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेपर के क्लेपर बॉक्स का प्रयोग रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, शेपर का कौन सा पार्ट टेबल को सहारा देता है? ऑप्शन है बेस, रैम, सैडल, क्लेपर बॉक्स। तो शेपर का जो पार्ट टेबल को सहारा देता है वो रहता है सैडल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल। शेपर का सैडल पार्ट टेबल को सहारा देता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शेपर में निम्न में से किसका प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है? शेपर में निम्न में से किसका प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है? ऑप्शन है वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, पैरेलल ब्लॉक, राउंड रॉड। तो शेपर में पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल ब्लॉक। शेपर में पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एस डब्ल्यू एल का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है कि एस डब्ल्यू एल का फुल फॉर्म क्या है। तो एस डब्ल्यू एल का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। एस डब्ल्यू एल का अर्थ होता है सेफ वर्किंग लोड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेफ वर्किंग लोड। 30 नंबर क्वेश्चन है, शेपर के कटिंग प्रोसेस के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन है टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। ये ऑप्शन सही है कि टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि रॉड को फीड दी जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेवल गियर मैकेनिज्म, हेलिकल गियर, क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, वर्म और वर्म व्हील मैकेनिज्म। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म का प्रयोग रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी आप नहीं शेयर किया है आपने, तो शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वर्कपीस की शेपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है टेबल की चौड़ाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई से अधिक, वर्कपीस की लंबाई से कम। तो जब किसी वर्कपीस की शेपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई वर्कपीस की लंबाई से अधिक होती है। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। जब किसी वर्कपीस की शेपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई वर्कपीस की लंबाई से अधिक होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्या है?
ऑप्शन है वर्म और वर्म व्हील मैकेनिज्म, क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का दूसरा नाम होता है क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू एल, फिर छोटे कोष्टक में 1 प्लस के अपॉन 1000। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे है ये n है प्रति मिनट कटिंग स्ट्रोक की संख्या, और एल है स्ट्रोक की लंबाई mm में, के है रिटर्न समय से कटिंग समय के बीच अनुपात। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन है, फिटर कार्यशाला में की जाने वाली लाभकारी के लिए निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? ऑप्शन है एनविल, फोर्ज, ब्लोअर, स्वेज। तो फिटर कार्यशाला में की जाने वाली लाभकारी के लिए सर्वाधिक आवश्यक होती है फोर्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक लगाता है तो बुल गियर के चक्रों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है एक चौथाई, आधी, एक, दो। यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक लगाता है तो बुल गियर के चक्रों की संख्या होती है एक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके स्वेज ब्लॉक बनाई जाती है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, मैलिएबल कास्ट आयरन, सी है हाई कार्बन स्टील, डी है टूल स्टील। तो स्वेज ब्लॉक जो बनाई जाती है वो मैलिएबल कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिएबल कास्ट आयरन का स्वेज ब्लॉक बनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग के संबंध में ट्विगर्स का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है ठंडी हवा को प्रवेश कराना, धुएं और चिंगारियों को कंट्रोल करना, जलने वाले पदार्थ को बाहर निकालना, डी है कोई कार्य नहीं। तो फोर्जिंग के संबंध में ट्यूअर्स का काम होता है जलने वाले पदार्थ को बाहर निकालना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, एनविल के निम्नलिखित पार्ट में किस पार्ट को बीक कहते हैं? ऑप्शन है आयताकार ऊपरी सरफेस, गोल टेपर्ड सिरा, स्क्वायर होल, निचला सिरा। तो एनविल के निम्नलिखित पार्ट में से किस पार्ट को बीक कहते हैं? वो रहता है गोल टेपर्ड सिरा। गोल टेपर्ड सिरे को हम लोग बीक बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, एनविल के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन है कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक, माइल्ड स्टील की हैवी ब्लॉक, हाई कार्बन स्टील का हैवी ब्लॉक, एल्युमिनियम का हल्का ब्लॉक। तो एनविल जो होता है वो कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक एनविल होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है? ऑप्शन है राउंड टोंग, साइड टोंग, हॉलो टोंग, पाइप टोंग। तो हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय जो टोंग प्रयोग किया जाता है वो रहता है साइड टोंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, धातु की निम्न में से किस दशा में फोर्जिंग की जाती है? ऑप्शन है लिक्विड दशा में, प्लास्टिक दशा में, इलास्टिक दशा में। तो धातु
की जो फोर्जिंग की जाती है वो हमेशा प्लास्टिक दशा में की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक स्टेट में मतलब किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग किस बिंदु पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन है धातु के गलनांक पर, धातु के गलनांक से नीचे, धातु के गलनांक से ऊपर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्जिंग हमेशा धातु के गलनांक से नीचे करना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फोर्जिंग धातु के गलनांक से नीचे किया जाना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त वाइस होता है, फोर्जिंग शॉप में कौन सा वाइस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस। तो फोर्जिंग शॉप में हमेशा लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेग वाइस। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है सॉफ्टनेस, स्टिफनेस, टफनेस, ब्रिटाइलनेस। तो ब्रिटाइलनेस के कारण कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है, यह बहुत भंगुर होता है कास्ट आयरन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटाइलनेस यानी कि भंगुर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर लो एलॉय स्टील को फोर्जिंग की जाती है? ऑप्शन है 750 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो लो एलॉय स्टील की जो फोर्जिंग की जाती है वो 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग की जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए फुलर्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नेकिंग और ग्रूविंग के लिए, रिवेट बोल्टों आदि के हेडों की फार्मिंग के लिए, समकोण में शोल्डर्स बनाने के लिए, डी है ड्राइंग डाउन के लिए। तो फुलर का जो प्रयोग किया जाता है वो नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकिंग और ग्रूविंग के लिए फुलर का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है? ऑप्शन है पीला, हल्का पीला, सफ़ेद, गहरी चेरी रेड। तो हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग का तापमान जो दर्शाता है वो हल्का पीला रहता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है उष्मोपचार, फोर्जिंग, ड्राइंग, पंचिंग। तो किसी भी धातु को प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करके उस पर जब दबाव डाला जाता है तो जो विरूपण होता है उससे हम लोग बोलते हैं फोर्जिंग प्रोसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग करते समय निम्न में से विशेषतः क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है कार्यखंड को उचित ताप पर फोर्ज करना, कार्यखंड को सिडासी से ठीक प्रकार से पकड़ना, भट्ठी के समीप ज्वलनशील पदार्थ न रखना, डी है उपरोक्त सभी। तो फोर्जिंग करते समय जो विशेषता ध्यान रखना चाहिए वो कार्यखंड को उचित तापमान पर फोर्ज करना, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्कपीस को सिडासिस से ठीक से पकड़ना चाहिए, ये भी सही है। भट्ठी के समीप ज्वलनशील पदार्थ ना रखना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 51 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग के पश्चात जैप की धातु के किन गुणों में विकास होता है? ऑप्शन है यांत्रिक गुणों में, सभी गुणों में, रासायनिक गुणों में, डी है उपरोक्त सभी। तो फोर्जिंग के पश्चात जैप की धातु में जिन गुणों का विकास होता है वो मुख्यतः रहता है यांत्रिक गुण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक गुण। 52 नंबर क्वेश्चन है,
फीड की दिशा बदलने के लिए पोल को कितना डिग्री में घुमाया जाता है? ऑप्शन है 170 डिग्री, 190 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो फीड की दिशा बदलने के लिए पोल को 180 डिग्री में घुमाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। 53 नंबर क्वेश्चन है, सेपर के रैंप के स्ट्रोक की लंबाई लिए जाने वाले लंबाई से क्या होना चाहिए? ऑप्शन है अधिक, कम, समान, इनमें सभी। तो सेपर के रैंप की स्ट्रोक की लंबाई लिए जाने वाले लंबाई से अधिक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिक। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? ऑप्शन है 720 डिग्री से सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस। तो निम्न कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 1100 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। लो कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापक्रम पर लोहा पिघलने लगता है? तो लोहा जो पिघलता है वो 1300 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पिघलने लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, उसकी धातु किसकी होती है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई स्टील, मैलिएबल कास्ट आयरन, निम्न कार्बन स्टील। फोर्जिंग करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, यह मैलिएबल कास्ट आयरन का बना होता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैलिएबल कास्ट आयरन। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शाफ्ट में किया जाता है? ऑप्शन है लेग वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस, डी है पिन वाइस। तो फोर्जिंग शाफ्ट में प्रयोग किए जाने वाला वाइस रहता है लेग वाइस। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है इसके पिछले वाले वीडियो में कि फोर्जिंग शाफ्ट में लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार के लिए सबसे अधिक उपयोगी उपकरण क्या है? ऑप्शन है छैनी, सिडासी, हैमर, एनविल। तो ब्लैक स्मिथ के लिए सबसे उपयोगी उपकरण होता है हैमर यानी कि हथौड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता वीडियो के बीच में। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, फुलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है किसी जाप की मोटाई घटाने के लिए, बी है किसी जाप की लंबाई बढ़ाने के लिए, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फुलर का प्रयोग किसी जाप की मोटाई घटाने के लिए भी किया जाता है, किसी जाप की लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 60 नंबर क्वेश्चन है, राउंड बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए निम्न में से कौन सी सिडासी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है राउंड सिडासी, हैमर टोंग, स्क्वायर सिडासी, फ्लैट सिडासी। तो राउंड बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए जो सिडासी प्रयोग की जाती है वो राउंड सिडासी रहता है, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके किस रंग के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है यांत्रिक गुणों, रंग, गलनांक, डी है उपरोक्त सभी। तो स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके रंग के द्वारा की जाती है, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसके द्वारा किसी भी जाप की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है।
यह कथन फोर्जिंग में की जाने वाली निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है अपसेटिंग, ड्राइंग आउट, बैंडिंग, डी है पंचिंग। तो यह कथन फोर्जिंग के लिए की जाती है, यह प्रक्रिया संबंधित है ड्राइंग आउट से। ड्राइंग आउट के द्वारा किसी भी जाप की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय निम्न में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है राउंड टोंग, साइड टोंग, हॉलो टोंग, पाइप टोंग। तो हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय जो टोंग प्रयोग किया जाता है वो साइड टोंग रहता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, साइड टोंग। साइड टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में एनीमल कितने भार में मिलते हैं? ऑप्शन है 60 केजी से 80 केजी तक, 50 केजी से 300 केजी तक, 40 केजी से 150 केजी तक, 180 केजी से 400 केजी तक। तो बाजार में जो एनिमल मिलते हैं वो प्रायः रहते हैं 50 केजी से 300 केजी तक, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, रिटर्न स्ट्रोक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, आइडल स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो रिटर्न स्ट्रोक को हम लोग आइडल स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडल स्ट्रोक। 66 नंबर क्वेश्चन है, टोंग साधारणतः कितने सेंटीमीटर तक खुलने वाली बनाई जाती है? तो टोंग मुख्यतः जितना सेंटीमीटर खुलता है वो रहता है 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। 67 नंबर क्वेश्चन है, जाप की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है अपसेटिंग, सेटिंग डाउन, ड्राइंग आउट, ड्रिफ्टिंग। तो जाप की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपसेटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसेटिंग के द्वारा किसी भी जाप की लंबाई कम करके हम लोग मोटाई बढ़ा सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइंग आउट का विलोम प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है बेडिंग, बी है ड्रिफ्टिंग, पंचिंग, अपसेटिंग। तो ड्राइंग आउट का विलोम कहलाता है अपसेटिंग। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन है फोर्जिंग के द्वारा कोल्ड वर्किंग से आए दुर्गुण समाप्त हो जाता है, ये सही है। और है फोर्जिंग सभी धातुओं में किया जाता है, गलत, फोर्जिंग सभी धातुओं में नहीं किया जा सकता है। सी है फोर्जिंग प्रोसेस बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है, ये भी सही है। डी है फोर्जिंग के पश्चात जैव के यांत्रिक गुणों में विकास होता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, फोर्जिंग सभी धातुओं में नहीं किया जा सकता है। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और उसका फोर्जिंग टेम्परेचर है मैक्सिमम वाला 1100 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, 1150 डिग्री सेल्सियस। तो लो कार्बन स्टील ये 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फोर्जिंग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील 1300 डिग्री सेल्सियस पर और हाई स्पीड स्टील का 1150 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। 71 नंबर क्वेश्चन है, फिटर कार्य में लाभकारी या फोर्जिंग प्रक्रिया यानी कि फोर्जिंग प्रोसेस का क्या लाभ है? ऑप्शन है बहुत कम समय लगने वाली प्रक्रिया है, धातु के यांत्रिक गुणों को बढ़ाना है,
कोल्ड वर्किंग के द्वारा उत्पन्न हुए दोषों को दूर करना है। और डी है उपरोक्त सभी। तो फिटर कार्य में लाभकारी या फोर्जिंग प्रोसेस का लाभ होता है कि बहुत कम समय लगने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। धातु के यांत्रिक गुणों में विकास होता है, ये भी सही है। कोल्ड वर्किंग के द्वारा हुए उत्पन्न दोषों को दूर करना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।